नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टंग यानी कि जीभ, जिसको आप जुबान भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि जीभ किस तरह से काम करती है या टंग किस तरह से काम करती है, बोलने में कैसे हेल्प करती है या खाने का टेस्ट पता करने में कैसे हेल्प करती है। खाने का टेस्ट अगर हमें जीभ पे पता चल पाता है या टंग पे पता चल पाता है तो किन वजहों से क्या ऐसा होता है जिस वजह से हमें टेस्ट पता चल पाता है, और जीभ का इंटरनल पार्ट कैसा दिखता है, एक्सटर्नल पार्ट कैसा दिखता है, यानी कि बाहरी बनावट कैसी होती है, अंदर की बनावट कैसी होती है, किस तरह से न्यूट्रिशन मिल पाता है, किस तरह से और समस्याएं नहीं होने पा, किस तरह से प्रॉपर काम कर पाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस टॉपिक में बात करेंगे। आप जान रहे हैं कि हम ये एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन में मैंने स्टार्ट किया है। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली है और अभी तक टीथ भी पढ़ लिया है। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है, पिछले जो टीथ और एलिमेंट्री कैनाल पे ये जो लेक्चर आ चुके हैं दो, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस में चलते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टीथ और एलिमेंट्री कैनाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर कोई भी जरा भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसे देखें। आपको मेरा मानना है कि मेरा भरोसा भी है कि आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम बात करते हैं टंग के बारे में। यहाँ समझते हैं, ये हमारी है टंग, ठीक है। इतना हमें नहीं दिखता, बेसिकली ये हमारी टंग है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि हम इस बोर्ड पे इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये जो टंग होती है, ये जो टंग आपको दिख रही है फ्रंट पे, ठीक है, यही टंग मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। ये जो बीच में आप लगो लाइनिंग दिख रही है, आप अपनी जीभ को अभी आईने के सामने देखिएगा, जब आप मिरर के सामने खड़े होते देखिएगा तो बीच में एक लाइन दिखती है ना। उस लाइन को बेसिकली मैंने बनाने की कोशिश की। यहाँ पे ये फोल्ड, एक तरह से फोल्ड का काम करता है, उसको मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे बड्स होते हैं, मतलब ऐसे छोटे होल्स जैसे होते हैं जिनकी वजह से हमें टेस्ट का पता चल पाता है। तो बेसिकली टंग क्या काम करती है, हमें टेस्ट के बारे में बताती है। और इसकी मूवमेंट के साथ साथ जब हम बोलते हैं, जब इसका मूवमेंट हो रही होती है, जब प्रॉपर मूवमेंट होती है, तभी हम कोई चीज़ क्लियरली बोल पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग क्लियर नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, कुछ लोग की फ्लुएंसी अच्छी होती है ना। फ्लुएंसी मतलब कि बोलचाल की जो स्पीड होती है उसको फ्लुएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग की फ्लुएंसी अच्छी होती है, कुछ लोग की नहीं, कुछ लोग खकला के बोलते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारे टंग में होती है। हमारी टंग कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कहीं वीक पड़ जाती है, उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, जिस वजह से हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ समझ ली कि टंग जो होती है वो टेस्ट को पता करने का काम करती है और दूसरे बोलने में भी हेल्प करती है। तीसरा एक और काम जो सबसे बेसिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो ये कि ये जो टंग है, जब हम अपने ओरल कैविटी में, आपको मैंने कल पढ़ाया था, उससे पहले मैंने एलिमेंट्री कैनाल में भी आपको थोड़ा सा एक और रिव्यू दिया था कि जब हम ओरल कैविटी में, यानी कि हमारे जब माउथ में, जो हमारा जो माउथ है उसके अंदर जब खाना खाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि टीथ जो होते हैं वो मैस्टिकेट करते हैं, उसको चबाते हैं अच्छे से हम दांतों के थ्रू, ठीक है। उसमें इंसाइजर का काम होता है, कैनाइन्स का काम होता है, प्री मोलर, मोलर, आपको मैंने सारा बताया था। सबका प्रोसेस होने के बाद जब वो एक पल्प जैसा फॉर्म बन जाता है, जब वो सॉफ्ट फॉर्म बन जाता है, जब उसको अच्छे से चबा लेते हैं, तो ग्राइंड जब कर लेते हैं, उसके बाद खाने को अंदर जाना है ना भाई, बाहर तो निकालेंगे नहीं, खाना कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर ढकेलने का काम, समझ रहे हैं, अंदर की तरफ पुश करने का काम, अंदर की तरफ क्या जबान क्या करती है, अंदर की तरफ पुश करने का काम ये टंग करती है। तो बेसिक वर्क जो होता है टंग का, वो होता है खाने को अंदर की तरफ धक्का देना, यानी कि पुश करना। ये जो पुश करती है तभी खाना अंदर हमारे इसोफेगस में जा पाता है, उसके बाद से डाइजेशन की रिएक्शन पूरी शुरू हो पाती है। तो हमने तीन चीज समझ लिया। टंग जो होती है वो बेसिकली टेस्ट बताने का काम करती है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि टंग बोलने के लिए मूवमेंट प्रदान करती है। जब ये मूव करती है तभी हम कोई चीज बोल पाते हैं, ठीक है। साउंड बॉक्स मैं आगे पढ़ाऊंगा कि साउंड बॉक्स किस तरह से काम करता है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वहां के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम बोल पाते हैं, किस तरह से हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। किसी की पिच हाई होती है, किसी की पिच लो होती है, किसी की सॉफ्ट आवाज होती है, किसी की बहुत हार्ड होती है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। यहां समझिए, बोलने में हेल्प टंग के मूवमेंट की वजह से आता है। अगर प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अच्छे से क्लियरली और फ्रीक्वेंसी के साथ बोल पाते हैं। अगर आपके मूवमेंट में, टंग की मूवमेंट में जरा भी प्रॉब्लम कहीं से आती है तो आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। और द
थर्ड वर्क जो होता है हमारा, थर्ड वर्क होता है कि जो खाना हम चबा चुके होते हैं, जिसको पल्प का फॉर्म में, बहुत सॉफ्ट फॉर्म में बदल चुके होते हैं, उसको अंदर की तरफ हमारे एसोफेगस में, हमारे पेट के अंदर ले जाने के लिए ये अंदर पुश करने का काम करता है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। यहां देखिए, ये ऊपर का जो पार्ट है इसके बारे में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये देखिए आपका पैलेटाइन टॉन्सिल है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस है। एंड बेसिकली ये जो पार्ट है, ये दोनों, ये एपिग्लॉटिस और जो है टॉन्सिल, ये दोनों मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। कल के लेक्चर में इसलिए क्योंकि कल मैं फेरिंग्स और इसोफेगस और स्टमक पे लेक्चर लूंगा, तो उसमें हम बात करेंगे इसके एपिग्लॉटिस के बारे में। एपिग्लॉटिस इस तरह से, मैं आपको एक बेसिक वो बता देता हूँ कि एपिग्लॉटिस इस तरह से होल होता है जो फूड को अंदर जाने में हेल्प करता है। एक तरह से ये गेट होता है, गेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो जहां से खाना अंदर इसोफेगस में जाता है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस की बात आज हम आज नहीं करते हैं और पैलेटाइन टॉन्सिल की भी बात आज हम नहीं करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ टंग, मतलब ये टंग के साथ जुड़ा होता है कि टंग की जो रूट होती है, ये जो हिस्सा है टंग का, ये जो पार्ट है इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, रूट होता है। तो कहां से जुड़ा होता है, ये टॉन्सिल और हमारे एपिग्लॉटिस से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमको इसको बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि टंग का ये रूट होता है। रूट क्यों होता है, ये जो हिस्सा है आपने देखा होगा, ये आगे वाला हिस्सा है, ये बेसिकली मूव करता है। और जो पीछे वाला है, पीछे वाले हिस्से कभी आपने मूव करते देखा है क्या, नहीं देखा ना। तो पीछे वाला हिस्सा बॉडी से जुड़ा होता है, हमारे फेस से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए जो जुड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रूट, और आगे का ये हो जाता है पूरा कंप्लीट टंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अब बर्ड्स के बारे में। इस पे कुल मिला के 3 तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स देखिए यहां मैंने बताया, आपको कोशिश की है बताने की। बर्ड्स ऐसे छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे, यहाँ मैंने बहुत बड़ा बड़ा बनाया है लेकिन बहुत छोटे, आप जब टंग को बहुत ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे ऐसे गोल गोल से ना होल्स जैसे आपके टंग पे दिखते हैं, उभरे हुए से थोड़े थोड़े छोटे छोटे दिखते हैं। ये बेसिकली बर्ड्स होते हैं, इन्हीं को हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। अब टंग के अंदर जब हम जाएंगे, ये मान ली टंग इतनी मोटी सी है, इतनी मोटी मान लेते हैं हम, ये टंग है। ठीक है, इतनी मोटी टंग है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक की इतनी मोटी टंग हो गई आपकी। हालांकि इतनी मोटी नहीं होती, पतली सी होती, लेकिन उसको थोड़ा जूम करके मैंने अगर मैं देखूं तो इस तरह दिखेगा। तो टंग इतनी मोटी हो गई। तो ये जो एक बर्ड है, एक बर्ड का स्ट्रक्चर अंदर से कुछ ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं, टेस्ट बर्ड का, यानी कि ये सारे के सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे ही अंदर जाकर के इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे देखिए गैस्ट्रेटरी हेयर्स होते हैं। इस बर्ड के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से, बहुत छोटे, बहुत टाइनी हेयर्स निकले होते हैं जो फूड पार्टिकल को रोकने का, यानी कि अपने सरफेस पे चिपकाने का काम करते हैं, जिससे हमें टेस्ट का पता चल पाए। और ये जो गैस्ट्रेटरी हेयर्स होते हैं, इस पे जब फूड पार्टिकल चिपक जाते हैं तो उससे हमें टेस्ट का पता चल जाता है। अब देखिए, ये गैस्ट्रेटरी हेयर्स जब इन पे फूड पार्टिकल चिपकते हैं तो यहां से एक मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट अंदर की तरफ जाती है। अब समझिएगा, यहां से यहां पे होता है बेसल सेल्स। देखिए ये से हेयर्स है, यहां पे हेयर्स है। ठीक है, यहां पे गैस्ट्रेटरी हेयर्स लगे होते हैं छोटे छोटे से, हर बर्ड में गैस्ट्रेटरी हेयर्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब इन हेयर्स के नीचे कुछ बेसल सेल्स जुड़ी होती हैं। बेसल सेल्स एक्चुअल में हेल्प करती हैं टेस्ट के मैसेज को अंदर तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये यहां पे जुड़ी होती हैं क्या, बेसल सेल्स। अब इन्हीं बेसल सेल से, ध्यान देखिएगा, इन्हीं बेसल सेल से ये क्रैनियल नर्व जुड़ी होती है। ये क्या है, जो ब्लैक ब्लैक में दिखा रहा हूं यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये न्यूक्लियस होता है। सेल में न्यूक्लियस होता है ना, आप जानते होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो आगे जो चैप्टर आएंगे सेल के बारे में जो मैं बात करूंगा तो वहां पे हम पढ़ेंगे अच्छे से न्यूक्लियस के बारे में या और भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, किस तरह से सेल का स्ट्रक्चर होता है, बेसल सेल किस तरह से काम करती है, जो टंग के अंदर, जो बर्ड्स के अंदर सेल्स होती हैं, जितनी भी तरह की सेल्स होती हैं बॉडी में, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अभी यहाँ समझते हैं। देखिए, अब ये जो बेसल सेल्स हैं ये किससे जुड़ी होती हैं, यहाँ पे गैस्ट्रेटरी हेयर्स से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, गैस्ट्रेटरी हेयर्स का मैसेज इन सेल में आता है और इन्हीं सेल से क्रैनियल नर्व्स जुड़ी होती हैं जो जा करके ब्रेन से जुड़ी होती हैं। और वो हमें क्या करती हैं, ये नर्व्स, आपको पता है कि नर्व्स जो होती हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने, कि जो नर्व्स होती हैं वो एक तरह के मैसेंजर का काम करती हैं। वो मैसेज को कहाँ, किसी भी बॉडी पार्ट से, किसी भी बॉडी ऑर्गन से, किसी भी बॉडी स्पॉट से
मैसेज को लेकर के ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन से लेकर के बॉडी पार्ट तक लेके आती हैं। तो यहाँ से cranial nerves जुड़ी होती हैं जो हमारे टेस्ट बड से जुड़ी हुई होती है और यहाँ से हमें टेस्ट पता चल जाता है। तो बेसिकली टेस्ट बड में जो गस्टेटरी हेयर्स होते हैं, मेन रोल इन्हीं का होता है किसी भी चीज़ का टेस्ट बताने के लिए। आई होप आपको ये बर्ड्स के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब ये बर्ड्स, ये जो आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं, ये बर्ड्स पूरे टंग पे फैले हुए होते हैं, समझिएगा। ये बर्ड्स जो है पूरे टंग पे फैले हुए होते हैं। एक्चुअल में ये जो हिस्सा है, ये पूरा टंग का ही जो हिस्सा, लंबा सा ये हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको एक्चुअली में पैपिली बोलते हैं। और ये जो बर्ड्स होती हैं, चूंकि पैपिली पे होती हैं, इसलिए इनको कैटेगरी वाइज बांट देते हैं, तो उनके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो पैपिली है इस पे बर्ड्स ढेर सारे होंगे और उन बर्ड्स को हम कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटते हैं। क्यों बांटते हैं अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहले जो रूट के करीब करीब, रूट यहाँ पे ये रूट है, ठीक है, टंग रूट है ये। टंग रूट का मतलब ये होता है कि जहां जिस जगह से वो जुड़ा होता है, बेस पार्ट, किसी भी बॉडी का बेस पार्ट जो होता है उसको बेसिकली रूट कहते हैं, ठीक है। अब समझिए, कोई रूट नहीं होता, ऐसा नहीं कि पेड़ वाई रूट हो गया यहाँ पे। तो बेस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, ठीक। तो ये बेस पार्ट हो गया हमारा। अब देखिए, यहां पे जो टेस्ट बड्स लगे होते हैं, यहां पे जो टेस्ट बड्स मैंने यहां ग्रीन कलर में बनाया हुआ है, इन टेस्ट बड्स को बोलते हैं वैलेट पैपिली। क्या बोलते हैं? वैलेट पैपिली। यहां पे जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेट पैपिली, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लूं, एक सेकंड, तो समझते हैं। देखिए, यहां पे जो रूट के करीब करीब जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेट पैपिली, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये साइड में भी कुछ टेस्ट बड्स लगे होते हैं, यहां पे भी कुछ टेस्ट बड्स लगे होते हैं, इधर भी लगे होते, दोनों साइड में लगे होते हैं, उसको बोलते हैं फोलिएट पैपिली, ठीक है। ऊपर वाले जो टेस्ट बड्स थे, यहां पे जो बड्स कुछ लगे होते हैं उनको बोलते हैं वैलेट पैपिली, और उसके बाद यहां जो साइड में होते हैं उनको बोलते हैं फोलिएट पैपिली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले जो रूट के पास का जो हिस्सा होता है, ठीक है, रूट के पास का जो हिस्सा होता है ये, इसको बोलते हैं वैलेट पैपिली, और ये जो साइड का हिस्सा इधर और इधर, ये जो दोनों हिस्सा है इसको बोलते हैं फोलिएट पैपिली, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद ये सारे बड्स पूरी तरह लगे हुए हैं। यहां पे नीचे वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट पैपिली है, ध्यान रखिएगा। इसको पैपिली बोलते हैं, जो ये आगे निकला हुआ होता है, ठीक है। ये जो है ये रूट पार्ट है और ये आगे से हमारा पैपिली है, ठीक है। मैं आगे आपको समझाऊंगा पैपिली किससे जुड़ा हुआ होता है, हमारे क्या कहते हैं, माउथ के अंदर किस पार्ट से पैपिली जुड़ा हुआ होता है, मैं आपको बताता हूं आगे, ठीक है। आगे के स्ट्रक्चर में मतलब उस वाले में जब पढ़ाएंगे तो आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए, चलिए, अब यहां पे ये जो हिस्सा है, जो रूट के पास का जो ये पैपिली है, पैपिली को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। ये कंप्लीट सिंगल पैपिली है पूरी, इसको पूरा का पूरा जो ये आगे हिस्सा, जो जबान का हिस्सा जो बाहर निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पैपिली है उसको हमने 3 एरियाज में बांट दिया। कौन सा? जो ये रूट के पास में है उसको बोलते हैं वैलेट पैपिली, साइड में जो है उसको बोलते हैं फोलिएट पैपिली, और उसके बाद जो ये टिप पे है, एकदम आगे वाले फ्रंट पे जो है पैपिली, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फिलीफॉर्म पैपिली। इसको क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि ऊपर वाले को, यानी कि जो रूट के पास जो अंदर की तरफ पैपिली है उसको बोलते हैं वैलेट पैपिली, साइड वाले पैपिली को बोलते हैं फोलिएट पैपिली। देखिए, कोई भी चीज साइड से फोल्ड होती है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं याद करने, ताकि आपको याद रहे। कोई भी चीज है साइड से फोल्ड होती है तो फोल्ड मतलब फोलिएट, फोल्ड मतलब फोलिएट, ऐसे करके आप याद कर सकते थे। ये नहीं है, कोई रूल नहीं है ना, कोई सिग्मा रूल नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैं बस रूल बता रहा हूं कि आपको, ताकि थोड़ा ध्यान में रहे। फोल्ड से फोलिएट, ठीक है। तो फोलिएट पैपिली कहां होती है? साइड्स में होती हैं, टंग के साइड में, उसको बोलते हैं फोलिएट पैपिली। और ये जो टिप होता है, टिप वाले पार्ट पे वो होता है कौन सा? फिलीफॉर्म पैपिली। टिप वाले पार्ट पे कौन सा होता है? फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि टंग में मैं इतना ज़्यादा देर तक लेक्चर दे रहा हूँ, इतना कुछ बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते नहीं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आती, ये सही बात है, बट कोई भी टॉपिक अगर छूट जाता है, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, ठीक है, मान लीजिए वैलेट पैप्ली आपसे पूछ लिया, या फिर फोलिएट पैप्ली पूछ लिया, फिलीफॉर्म पैप्ली पूछ लिया, या कोई भी टंग से कोई भी एक छोटा सा भी पॉइंट अगर पूछ लिया, तो भी आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी टंग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम है अभी, हम अच्छे से एक टॉपिक को, हर एक ऑर्गन को, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से समझते चलें, चाहे वो टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हों चाहे ना आते हों। मे भी अगर आ गए तो क्या करेंगे आप? चलिए यहाँ देखिए, तो ऊपर वाले पार्ट को समझ गया क्या? वैलेट पैप्ली, साइड वाले को फोलिएट पैप्ली, सामने वाले को बोलते हैं फिलीफॉर्म पैप्ली। अच्छा, इस बीच, हाँ एक बात और, ये जो बीच का जो एरिया है, आपने देखा होगा, आप जब अभी जबान आप बाहर करिए और मिरर के सामने देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन जैसी दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डॉर्सम ऑफ टंग। डॉर्सम ऑफ टंग का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, यानी कि ये फोल्ड का काम करता है। क्या करता है? फोल्ड का काम, ताकि यहाँ से थोड़ी एयर पास होके, ताकि देखिए इसका बेसिकली काम दो होता है। एक, जब आप बोल रहे होते हैं तब भी टंग ऊपर नीचे ऐसे करके फोल्ड होती है, तो आपको साउंड जो है क्लियर निकल पाता है। अलग अलग साउंड के लिए जो टंग होती है उसकी मूवमेंट भी चेंज होती रहती है। दूसरे, खाने को, जैसे मान लीजिए खाना इधर साइड में है, उसको इधर लाना है, या इधर है तो इधर लाना है। आप देखते हैं कोई चीज़ जब आपके मुंह में होती है तो पूरे मुंह में घूम रही होती है, कभी इधर कभी उधर, है ना? आप जिधर चाहते हैं रोटेट कर पाते हैं। तो यहाँ से एक लाइन होती है जो दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ये थोड़ी गहरी सी होती है, ताकि ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग अलग कंट्रोल किया जा सके और बैलेंस किया जा सके, ठीक है? इसलिए होता है। इसको क्या बोलते हैं? डॉर्सम ऑफ टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्सम ऑफ टंग बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए, इन जितना देर मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी पैप्लीज हैं, है ना, फोलिएट पैप्ली, सॉरी फिलीफॉर्म पैप्ली, फोलिएट पैप्ली या वैलेट पैप्ली, इन सभी में आपको एक चीज ध्यान में आ रही होगी बार बार कि सर कब बताएंगे कि टेस्ट कहां से पता चलता है। चलिए बताते हैं। देखिए, आगे वाला जो ये पार्ट है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पैप्ली, ध्यान दीजिएगा, जो ये आगे वाला पार्ट है फिलीफॉर्म पैप्ली, इस जगह पे जो टेस्ट बड्स होते हैं, मैंने बताया कि पूरा कंप्लीट पैप्ली है, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा? वैलेट पैप्ली, फिलीफॉर्म पैप्ली, सॉरी फोलिएट पैप्ली और फिलीफॉर्म पैप्ली। देखिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको वैलेट पैप्ली, फोलिएट पैप्ली और फिलीफॉर्म पैप्ली याद होना ही चाहिए। फर्स्ट वाले को कहते हैं फिलीफॉर्म पैप्ली, मिडिल वाले को जो साइड में होते हैं उसको बोलते हैं फोलिएट पैप्ली, और जो लास्ट में होते हैं रूट के पास में उसको बोलते हैं वैलेट पैप्ली। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आप समझिए। आगे के जो फिलीफॉर्म पैप्ली है, फिलीफॉर्म पैप्ली के पास जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें स्वीट के बारे में या मीठे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? फिलीफॉर्म यानी कि जो आगे टिप पे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें स्वीट के बारे में, यानी कि मिठाई के बारे में, मिठास के बारे में या स्वीटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें पता चल पाता है जैसे ही कोई चीज़ यहाँ मीठी चीज़ जाएगी या कोई भी चीज़ जाएगी, यहाँ पे जैसे टच हुआ तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके रिसेप्टर्स तुरंत ही एक्टिव हुए और यहाँ से नर्व सेल्स मैसेज गई कि भाई ये तो मीठा वाला आ गया यहाँ पे आगे, तो इन्होंने बता दिया मीठा वाला। तो आगे का जो हिस्सा है जो फिलीफॉर्म पैप्ली पे उपस्थित जितने भी बड्स हैं वो बताते हैं कि कोई भी चीज़ मीठी है या तीखी, सॉरी तीखी के बारे में नहीं बताते हैं, मीठे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए साइड में, देखिए साइड चाहिए और साइड चाहिए, दोनों साइड में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलीफॉर्म से पैप्ली की तरफ, सॉरी फिलीफॉर्म पैप्ली से फोलिएट पैप्ली की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, स्वीट वाले हिस्से को, टिप वाले हिस्से जैसे साइड में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो टेस्ट बड्स लगे होते हैं और यहाँ पे जो टेस्ट बड्स लगे होते हैं वो किसी भी फूड मटेरियल के नमकीन होने का हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या उसके नमकीन होने के बारे में बताते हैं। हमें जो नमकीन की इंफॉर्मेशन मिलती है, नमकीन मतलब वो नहीं दाल मोट वाली नमकीन नहीं यार, नमकीन मतलब वो साल्टी होना चाहिए, ठीक है, नमकीन होना चाहिए, खारा होना चाहिए। तो साल्ट के बारे में हमारे टंग के ये साइड वाले टेस्ट बड्स बताते हैं, जो कहाँ लगे होते हैं, फिलीफॉर्म पैप्ली के जस्ट बगल में, यानी कि फोलिएट से नीचे और फिलीफॉर्म से थोड़ा सा ऊपर,
समझिएगा, यहाँ पे फिलीफॉर्म पेपली होती है, फिलीफॉर्म से जस्ट लगे हुए दोनों जो दो तरफ जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें साल्ट के बारे में बताते हैं, यानी कि नमक के बारे में बताते हैं, खाने में नमक ज़्यादा है या कम है। ठीक है, आप समझिए। उसके बाद जब हम इस साल्ट वाले टेस्ट बड से ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि फोलिएट पेपली के बगल में, मतलब फोलिएट पेपली की तरफ या फोलिएट पेपली के लगभग, या कह लें फोलिएट कुछ हद तक फोलिएट पेपली पे, ठीक समझिए, फोलिएट पेपली के आसपास उपस्थित जितने भी टेस्ट बड्स होते हैं, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, दोनों ही सौर के बारे में बताएंगे। सौर मतलब होता है खट्टा, खट्टा मतलब कि जो नींबू वगैरह होता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में खटास होती है, यानी जितने भी सिट्रस वाले जो पार्ट होते हैं, जो भी सिट्रस वाले फूड होते हैं, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये फोलिएट के बगल वाले जितने टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ खट्टी है या नहीं है। ठीक है, यानी कि खट्टे के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? जो फोलिएट के बगल में टेस्ट बड्स लगे होते हैं वो हमें खट्टे के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए फिर से समझ लेते हैं आगे, यानी कि फिलीफॉर्म पेपली पे लगे हुए टेस्ट बड्स हमें मीठे के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? मीठे के बारे में। ध्यान समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क नहीं है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, वो बात ध्यान रखिएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे नहीं बोल रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको उस पर मत ध्यान दीजिए, आप बस समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए फिलीफॉर्म पेपली पे उपस्थित जितने भी टेस्ट बड्स होते हैं वो बताते हैं मीठे के बारे में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। फिलीफॉर्म से जस्ट ऊपर, लगभग फिलीफॉर्म पे लगे हुए साइड में जो टेस्ट बड्स होते हैं, फिलीफॉर्म पेपली के साइड में लगे हुए जो टेस्ट बड्स हैं वो हमें साल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई। साल्ट के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है? जो फिलीफॉर्म पेपली के जस्ट बगल में टेस्ट बड्स होते हैं वो दोनों साइड में, ध्यान रखिएगा, दोनों साइड में, ये तो हो गया मिडिल, तो इसका भी 2 हिस्सा मान लीजिए, लेकिन क्योंकि ये बीच में है इसलिए हम एक ही काउंट कर रहे हैं। यहां पे दोनों हिस्सों में समझिएगा, दोनों हिस्से में ये जो दोनों टेस्ट बड्स लगे हुए हैं फिलीफॉर्म से जस्ट सटे हुए, ये बताते हैं नमक के बारे में, यानी कि साल्ट के बारे में। उसके बाद फिलीफॉर्म से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे फोलिएट पेपली के पास, तो यहाँ पे जो टेस्ट बड्स लगे हुए हैं, यानी कि फोलिएट पेपली के बगल में जो टेस्ट बड्स लगे हुए हैं दोनों साइड में, वो हमें खट्टे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि सोर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सोर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इतनी बात जब क्लियर हो गई, एक बिल्कुल क्लियर। फोलिएट पेपली के बगल में उपस्थित सारे टेस्ट बड्स किसके बारे में बताते हैं? खट्टे के बारे में या सोर के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए अब आते हैं वैलेट पेपली। वैलेट पेपली चूंकि ये अंदर होता है, हम दवाई खाते हैं, आपने बचपन में डिपेंडाल खाई है किसी ने? आई होप सबने खाई होगी, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, या जो जितने भी नहीं खाई है तो आप समझ लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा कसैली, बहुत कड़वी होती है ना। अब तो बंद हो गई हालांकि डिपेंडाल, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा, मतलब जो आती थी पीली पीली टैबलेट उसको मतलब देख लो तो ऐसे ही मन खराब हो जाता था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत तीखी होती है, बहुत कसैली और बहुत तीखी सी होती है। ठीक है, बड़ा ही टेस्ट खराब होता है उसका। जो तीखा, कसैला, इस तरह का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट बड्स, यानी कि तीखा और कसैला बताने वाले टेस्ट बड्स कहां पे उपस्थित होते हैं? वैलेट पेपली पे। कहां पे उपस्थित होते हैं? वैलेट पेपली पे, या दूसरी भाषा में समझें तो वैलेट पेपली पे उपस्थित, इस तरह समझिएगा, वैलेट पेपली पे उपस्थित टेस्ट बड्स हमें बिटर यानी कि कड़वे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वैलेट पेपली पे उपस्थित टेस्ट बड्स हमें कड़वे के बारे में बताते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे वाले यानी कि फिलीफॉर्म पेपली पे उपस्थित टेस्ट बड्स क्या बताते हैं? मीठे के बारे में। फिलीफॉर्म से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, साइड में दोनों तरफ टेस्ट बड्स लगे हुए हैं वो साल्टी के बारे में बताते हैं कि कोई चीज नमकीन है। ठीक है, फिलीफॉर्म से जब आप फोलिएट पेपली की तरफ बढ़ेंगे या फोलिएट पेपली के बगल में लगे हुए, फोलिएट पेपली से नीचे और बगल में लगे हुए टेस्ट बड्स हमें खट्टे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि सोर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या खट्टे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वैलेट पेपली पे
वैलेट पैपिली पे उपस्थित टेस्ट बड्स हमें बिटर यानी कि कड़वे के बारे में या कसैलेपन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कदा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि कहाँ पे वो होता है। वैलेट पैपिली पे कौन सा टेस्ट बड होता है, फोलेट पैपिली पे कौन सा टेस्ट बड होता है, फिलीफॉर्म पैपिली के बगल में कौन सा टेस्ट बड होता है और फिलीफॉर्म पैपिली पे कौन सा टेस्ट बड होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये भी आपको टेस्ट बड समझ में आ गया कि अंदर बेसल सेल्स होती हैं, यहाँ से क्या कहते हैं क्रैनियल नर्व्स जुड़ी होती हैं जो जाकर के हमारे ब्रेन से अटैच होती हैं, और यहाँ पे कौन से होते हैं हेयर्स, गस्टेटरी हेयर्स होते हैं। गस्टेटरी हेयर्स क्या करते हैं, हमें टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। भाई गस्टेटरी हेयर्स निकले हुए होते हैं और इसी पे आगे खाने वाली फूड पार्टिकल जाके चिपक जाते हैं, तो यहाँ से हमें टेस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो हमारे ब्रेन तक जाती है। हमारा ब्रेन समझ जाता है कि कौन सा टेस्ट हमारे मुंह के अंदर एंट्री किया है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं इंटरनल पार्ट पे, यानी कि नीचे के पार्ट पे या इंटरनल पार्ट पे, टंग के। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने ये क्या बना दिया। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये है आपका चिन्ह, दाढ़ी, जो लोग दाढ़ी रखते हैं मेरी तरह से। देखिए हालांकि मुझे तो यार टाइम मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बना नहीं पा रहा हूँ, उससे ठीक है ना, आजकल थोड़ा फैशन भी चल रहा है तो ठीक है। जिन लोगों की दाढ़ी होती है तो ये पार्ट पे दाढ़ी होती है, ये होता है चिन पार्ट, ये है चिन बोन हमारी। ठीक है, हम जब बोन के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा भी सही कर दूँ, समझिए। देखिए ये हमारा टीथ है, मैंने टीथ को बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये टीथ हैं दोनों, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। ठीक है, ये लोअर जॉ की बोन है और ये अपर जॉ की बोन है। ठीक, इस बीच में ये है टंग। क्या है, टंग, यानी कि जीभ हमारी है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है टंग। ठीक है, ये है हमारी ये मोटी सी जीभ, बहुत ही गद्देदार होती है जीभ ना। सबसे ज़्यादा गद्देदार किसकी जीभ होती है, कैमल की। कैमल की ध्यान रखिए, वो कैक्टस वगैरह भी खा जाता है तो उसकी जीभ बहुत मोटी होती है, बहुत थिक होती है। ये हमारी टंग है, ध्यान रखिएगा, ये है हमारी टंग। अब हम समझेंगे कि टंग हमारी किस तरह से अंदर से क्या क्या उसके अंदर होता है। टंग में सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें होती हैं। देखिए पहले मुझे आप देखिए, आप टंग को बाहर निकालिए, ऐसे कीजिए, उल्टा कीजिए, टंग को ऊपर की तरफ उल्टा कीजिए और मिरर के सामने खड़े हो जाइए। तो आपको टंग के पीछे यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, आई होप, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होती है, स्किनी पार्ट, जो थोड़ा सा ऐसे पतला सा पट्टी जैसी होती है, जो टंग को पकड़े रहता है, उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम। ठीक है, मैं इसलिए आपको यहाँ नहीं बताया था क्योंकि आपको यहाँ दिखा नहीं पाता, इस वजह से आपको नहीं पता। देखिए ये होता है, ये जो पार्ट है, ये दिख रहे हैं, ये टंग को क्या किया हुआ है, पकड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेन्यूलम। आप जब टंग को ऐसे उल्टा करते हो तो यहाँ पे ये चीज दिखती है, ये वाली दिखता है, लंबी है ना, पतली लाइन दिखती है ना। इसमें से कुछ वेन्स वगैरह भी गई हुई है, देखिए आर्टरी, ये वेन आई हुई है ना यहाँ पे। अब बता दो कौन सी वेन होती है। ठीक है, तो ये होती है, इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। ठीक है, आप समझ लीजिए टंग के 2 पार्ट होते हैं बेसिक। कौन कौन से, एक होता है फ्रेन्यूलम, जो ये होता है, जो टंग को चिपकाए रहता है, और एक होता है ये जो टंग है उसको बोलते हैं पैपिली, जो मैंने यहाँ आपको बताया। ठीक है, पैपिली के 3 पार्ट में मैंने बताया था आपको। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं टंग के, कौन से, एक होता है फ्रेन्यूलम, दूसरा होता है पैपिली। ठीक, पैपिली मैंने आपको यहाँ समझा दिया, फ्रेन्यूलम ये है। फ्रेन्यूलम का बेसिक वर्क जो होता है, टंग को मूवमेंट, मतलब कंट्रोल्ड मूवमेंट देने का काम करता है फ्रेन्यूलम। ये रोके रहता है और ये मूवमेंट देने के लिए भी काम करता है। यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो मूवमेंट प्रदान करती है हमारी टंग को, ताकि वो सही से मूव कर पाए, अच्छे से प्रॉपर, है ना। उल्टा सीधा मूव करेगी तो आप बोल ही नहीं पाओगे सही से क्लियरली, इसलिए फ्रेन्यूलम यहाँ लगा होता है, ये टंग को पकड़े रहता है। ठीक, आप यहाँ समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा है नेक पार्ट। क्या है ये, नेक पार्ट। यहाँ से ही सारी आर्टरीज और वेन्स गई होती हैं। ये जो आपको दिख रही है वेन, वेन का बेसिकली काम होता है क्या, ब्लड को वापस से लेके आना। आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना, यानी कि लेके जाना। भाई यहाँ पे अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारी टंग क्या हेल्दी रहेगी, नहीं रहेगी हेल्दी, क्या होगा, सूख जाएगी वो। तो यहाँ पे भाई ब्लड का काम है। अब समझिए ये जो है, ये है लेफ्ट इंटीरियर जुगुलर वेन। इसको क्या बोलते हैं, यहां से जो वेन गई होती है उसको क्या बोलते हैं, जुगुलर वेन। बेसिकली इसको बोलते हैं जुगुलर वेन। क्या बोलते हैं, जुगुलर वेन। ठीक है, इसको बोलते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, जुगुलर वेन उसको बोलते हैं। ठीक है,
मेरे साथ कोई टेक्नीशियन नहीं है, मैं अकेले ही सारा कुछ करता हूँ। आपको मैं किसी दिन अपना सेटअप दिखाऊंगा, किस तरह मैंने पूरा सेटअप मेंटेन किया है। तो मैं अकेले ही करता हूँ। एक ट्राइपॉड पे एक फ़ोन लगा देता हूँ, मैं 2 मिनट 1 सेकंड ब्रेक ले रहा हूँ जैसा। तो मुझे अकेले ही शूट करना रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लगता है कि कुछ ही दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैंने फोकस में रखा है पूरे बोर्ड को, तो क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ठीक है, समझिए। यहाँ पे ये जो वेन है इसको बोलते हैं जुगुलर वेन। यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं, यहाँ पे सारी बस आपको वेन्स और नर्व्स के बारे में बता देता हूँ। बाकी तो यहाँ मैं आपको समझाया, जो समझाने वाला पोर्शन था वो ये था। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो ये है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप पूछ लेते हो कि भाई जुगुलर वेन कहाँ होती है, वो किस जगह पे होती है, तो आप जुगुलर वेन बता सकते हैं, भाई टंग के लिए हेल्प करती है, टंग में जाती है वो। अब ये जुगुलर वेन जब आगे बढ़ती है तो इसी को बोलते हैं डॉर्सल लिंगुअल वेन। जब ये जुगुलर वेन यानी कि जो इंटरनल लेफ्ट छोड़ दीजिए, इंटरनल जुगुलर वेन जो है, सॉरी लेफ्ट इसलिए हमने रखा था क्योंकि लेफ्ट साइड से ही वो आती है, लेफ्ट साइड से वो जुगुलर वेन निकलती है। ठीक है, राइट से नहीं आती है, लेफ्ट से आती है, इसलिए हमने लिखा लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में मिटा से लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन यहां से एंट्री करते हैं लेफ्ट साइड से, और जब ये अंदर की तरफ आती है, मतलब हमारे टंग के अंदर जब आने की कोशिश करती है, जब टंग की तरफ एंटर करती है, तो यहाँ पे 2-3 पार्ट में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं फेशियल वेन। देखिए ये बेसिकली ये हमारे फेस के अंदर आ गई। यहाँ ये हमारा चीक होता है इतना बड़ा, यहाँ पे ये जो चीक है देखिए, समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंटर की, जैसे यहाँ आएगी तो ये हमारा फेस वाला पार्ट, ये हमारा चीक है ना, तो यहाँ पे हमारा फेशियल पार्ट आना शुरू होता है। फेशियल पार्ट में आपको फेशियल बोन, जब बोन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं फेशियल बोन अच्छे से आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आएगा फेशियल बोन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एंट्री किया वो क्या आ गया, फेशियल, इसलिए यहाँ उसको नाम दिया गया फेशियल वेन। ठीक है, यहाँ पे इसने जब एंट्री की, जब ये नेक में था, तो इसको बोले लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। एंट्री करके जब फेस की तरफ ये बढ़ा तो इसको बोले फेशियल वेन। और जब ये और आगे बढ़ा, देखिए 2-3 लाइंस में डिवाइड हो गया है ना, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही लाइन जा करके, एक ही आर्टरी जा करके सबको ब्लड सप्लाई कर, कई सारे ब्रांचेज में बढ़ जाएंगे ताकि ब्लड सबको सप्लाई हो सके। कई ब्रांचेज में जब बन गए तो जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं डॉर्सल लिंगुअल वेन। लिंगुअल क्यों, हाँ देखिए समझिए एक बात को, और लिंगुअल से याद आया, लिंगुअल यानी लिंगुआ जो होता है, टंग का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है लिंगुआ। ठीक है, लिंगुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, कहीं यहाँ लिखता हूँ, चलिए यहाँ लिंगुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी आर्टरी, कोई भी वेन, कोई भी और भी चीज जो आएगी उसको बोलते हैं लिंगुअल, उसमें आपका लिंगुअल लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये जो वेन है वो एंटर की टंग की तरफ, इसलिए ऊपर से एंटर की इसलिए डॉर्सल हो गया, नीचे की तरफ से एंट्री जो क्यों करेगी उसको बोल देंगे वेंट्रल। आपको इतना तो पता ही होगा, नीचे की तरफ जो होता है वो वेंट्रल होता है, ऊपर की तरफ जो होता है वो डॉर्सल होता है, बाहर की तरफ होता है जो अंदर की तरफ से वो वेंट्रल, जो बाहर की तरफ से वो डॉर्सल। ठीक है, तो ये हो गया डॉर्सल लिंगुअल वेन। तो ऐसा कुछ अन्यथा मत समझिएगा कि हमने तरह तरह के नाम रख दिए, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं आपको समझाता चल रहा हूं। पहले जब एंट्री किया तो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन था, अंदर आया तो ये फेशियल वेन में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे जब फेस के अंदर एंट्री करके इसी का नाम हो गया फेशियल वेन। अब ये कई सारी ब्रांचेज में बदल जाएगा। नीचे की तरफ से जो आएगा, यहाँ मैंने जगह कमी को नहीं लिखा है, नीचे की तरफ जो जुगुलर वेन आएगी उसको बोलेंगे वेंट्रल लिंगुअल वेन बोलेंगे। जो ऊपर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ से जो आएगी, देखिए एक अंदर की तरफ से प्रवेश करेगी और एक बाहर से ऐसे घूम के आएगी, उसको बोलेंगे डॉर्सल लिंगुअल वेन। जो बाहर की तरफ से आएगी उसको डॉर्सल लिंगुअल वेन, जो अंदर की तरफ से एंटर करेगी उसको वेंट्रल लिंगुअल वेन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, फेशियल वेन हमने बस समझ ली, डॉर्सल वेन समझ ली, इंटरनल जुगुलर वेन समझ ली। अब देखिए, अब यहां आ जाइए, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब चूंकि वेन्स आई हैं तो आर्टरी जरूर आएगी। भाई ब्लड का सप्लाई मेंटेन रखना है ना यार, जब रास्ता आने वाला वापस आने वाला बता दिया तो जाने वाला भी तो बता दें। देखिए ये है आर्टरी, रेड कलर मैंने इसे लिखा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा।
आपको मैं हर चीज़ का वादा करता जा रहा हूँ। नहीं देखिए, वादा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता सकता, उससे आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टॉपिक लंबा चला जाएगा। मैं बताने को तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, यहीं पे आपका ईयर जोड़ दूँ, यहाँ पे आपका नॉस्ट्रल जोड़ दूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपका एपिग्लॉटिस जोड़ दूँ, फिर उसके बाद फिर फेरिंक्स का पार्ट जोड़ दूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती है। लेकिन अभी मैं बताऊँगा, लेक्चर बहुत लंबा, बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए मैं पार्ट वाइज जो जिस तरह से अरेंज्ड है उसी तरह से उसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, समझिए। आपको वेन समझ में आ गई। ये आगे देखिए, ये ब्लैक कलर देखिए, मैंने इसलिए ब्लैक कलर का बना दिया हुआ है। इंटरनल जुगुलर वेन, फेशियल वेन बनी। नीचे वाले पार्ट को वेंट्रल लिंगुअल वेन बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को जो बाहर की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे डॉर्सल लिंगुअल वेन बोलेंगे। ये हमारी आगे जाकर के टंग में हर जगह पे ब्लड यहाँ से कलेक्ट करने का काम करती है। अब देखिए आर्टरी के बारे में आते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये क्या काम करती है? ब्लड को अंदर लेके जाने का काम करती है। क्या काम करती है? ब्लड को अंदर लेके जाने का काम करती है। अब यहां भी देखिए सेम प्रोसेस है, सेम चीज है। देखिएगा, इंटरनल जुगुलर वेन थी, यहां पे जाकर के डॉर्सल लिंगुअल वेन बदल गई, फेशियल वेन इसी को बोलते हैं हम, वेंट्रल लिंगुअल वेन भी बोले। ठीक है, अभी समझिए, आर्टरी जब एंटर की, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जैसे ही एंटर की, फेस में जब एंटर की, भाई फेस में एंटर करेगी तो फेशियल आर्टरी नहीं बन जाएगी भैया, जब वेन बन गई तो फेशियल आर्टरी भी बन जाएगी। अब चूंकि ये आर्टरी टंग के लिए है स्पेशली, ये टंग में देखिए, जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ ना, रेड कलर के ज्यादा लाइन होंगे ना, कोई बात नहीं, समझिएगा। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है? मैंने आर्टरी दिखाने की कोशिश की है। आर्टरी कहां प्रवेश कर रही है? किसके लिए आर्टरी काम कर रही है? किसके लिए जा रही है ब्लड लेकर के? टंग के लिए। टंग को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लिंगुआ बोलते हैं। जो जी चीजें टंग के लिए सप्लाई होंगी उसको क्या, उसमें लास्ट में लिंगुअल लग जाएगा, इसीलिए यहां पे लिंगुअल आर्टरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिंगुअल आर्टरी बोलते हैं। ये मैंने रेड रेड स्पॉट दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। आप थोड़ा सा तो भाई वो कर लीजिए, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, है ना। देखिए, मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर आप संख्या बढ़ाते हैं, आप प्लीज इसे और लोगों को शेयर करें, ताकि और यहाँ सब्सक्राइबर मेरे बढ़ें। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाते हैं, क्योंकि चैनल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मेरे पास बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं, आपको पता ही है। तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मेरा लाइव सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जो लाइव पोर्टल है वो ऑन कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से, तो मैं आपको लाइव पढ़ा सकूंगा। और मेरा अपना भी वो है कि मैं आपको लाइव ही पढ़ाऊं, है ना। इस तरह से वीडियो बना करके फिर वीडियो देना, आपकी क्वेरीज को फिर बाद में मुझे मिल पाती हैं क्वेरीज, तो सही से एनालिसिस नहीं हो पाता। कहीं से एक आध टॉपिक अगर छूट गई, मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसको मुझे पता नहीं चल पाता है। उसको बाद में, भाई आपने कमेंट किया तो मुझे बाद में पता चल पाया, तो वो टॉपिक निकल चुका है। बाद में मैं थोड़ी सी, जैसे मैंने कल टीथ पढ़ाया था, उसमें 2 चीज़ निकल गई थी। मैं अभी आपको लास्ट में थोड़ा सा समझा दूंगा आपको बोर्ड, उसके लिए मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड, डिजिटल पैनल ला के ले आऊँ, है ना। तो आप जान ही रहे हैं भाई, अभी कम स्टूडेंट में थोड़ा लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अरेंज कर सकता हूँ, आजकल वैसे भी EMI वगैरह पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े स्टूडेंट अगर और हो जाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और इससे प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, अगर आप देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ करें। ठीक है, क्योंकि आगे चलते रहेंगे ऐसे ही। यहाँ आते मुद्दे की बात पे आते हैं। चलिए, बीच में थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता हूँ ना, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं, आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं बीच बीच में थोड़ा बोलता हूँ, तो थोड़ा सा माइंड ना थोड़ा अलग हो जाता है। नहीं तो ना एक साथ कई सारी चीज़ें मैं समझाऊँ तो आपको समझ में थोड़े कम आएंगी, कुछ देर आपको ऊपर बर्डन बनता जाता है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो चिल्ला के तो थोड़ा सा ना गले में भी, देखिए पानी पी गया, थोड़ा सा पानी और पी लेता हूँ, रुकिए। चलिए, माफ करिएगा। यहाँ देखिए, मैंने बता दिया वेन के बारे में। ठीक है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंटर की, यहाँ पे फेशियल वेन हो गई। फेशियल वेन जब टंग की तरफ जाएगी तो उसको बोलेंगे लिंगुअल वेन। लिंगुअल वेन जो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ से आएगी उसको बोलेंगे डॉर्सल लिंगुअल वेन। जो अंदर की तरफ जाएगी उसको बोलेंगे वेंट्रल लिंगुअल वेन। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसलिए मैं कई बार रिपीट करता हूँ, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब आते हैं आर्टरी के बारे में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी,
एंटर की, एंटर करते ही ये फेस में एंटर करेगी, भाई यहां से एंटर की इसने, तो ये कहां एंटर करेगी, एंटर करेगी ये फेस में, और फेस में इसको क्या बोलेंगे, फेस को फेशियल बोलते हैं, इसलिए यहां पे हो जाएगी फेशियल आर्टरी। यहां मैंने जगह कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, यहां पे आती है फेशियल आर्टरी। अब फेशियल आर्टरी चूंकि लिंगुअल यानी कि हमारे जीभ के लिए जा रही है, यानी कि लिंगुआ के लिए जा रही है, इसको बोलेंगे लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब ये मैंने आपको नहीं बताया, रेट्रोमैंडिबुलर वेन नहीं बताया। देखिए, जब ये एंटर करती है और जिस जगह से कई शाखाओं में बढ़ जाती है, कई ब्रांचेज में बढ़ जाती है, जिस जगह से बढ़ती है, जिस जगह से बढ़ती है उसको बोलते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है। वो समझिएगा, उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवेंट्रिबुलर वेन बोलते हैं, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बोलते हैं, समझिए, ठीक है। आप समझिए, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गई। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैंने बता दिया कि जब आप एंटर करेगी तो लिंगुअल फेशियल आर्टरी बन जाएगी, फिर उसी को हम लिंगुअल आर्टरी बोलेंगे। बाहर की तरफ से जो जाएगी उसको डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी बोलेंगे, अंदर की तरफ जाएगी उसको बोलेंगे वेंट्रल लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। अब ये आर्टरी जब आगे बढ़ेगी, यहां पे समझिएगा, ये जो टंग है फ्रेन्यूलम के पास, फ्रेन्यूलम के पास इस आर्टरी को बोलते हैं सबलिंगुअल आर्टरी। क्यों बोलते हैं सबलिंगुअल आर्टरी, देखिए सब बेसिकली उसके लिए होता है जो मुख्य ना हो, जो मुख्य ना हो, ठीक है। जो मेन होता है उसको तो बेसिक, वो उसको जनरली क्या कहेंगे, आर्टरी बोलेंगे। जो मेन होगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे, या लिंगुअल आर्टरी बोलेंगे, या कैरोटिड आर्टरी बोलेंगे, या जो भी आर्टरी आप बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो कई शाखाओं में बढ़ गई, कई ब्रांचेज में बढ़ गई, तो क्या वो मेन रह गई, मेन नहीं रह गई। अब चूंकि यहां तक आर्टरी थी, यहां से कई शाखाओं में, कुछ डॉर्सल हो गई, कुछ वेंट्रल हो गई, ठीक है। तो जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे और सारे ब्रांचेज में बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई पूरे टैंक को हमको ब्लड सप्लाई करना है ना, पूरे टैंक को कोई एक आर्टरी तो ब्लड सप्लाई अंदर तक कर नहीं पाएगी, कई ब्रांचेज में बढ़ना पड़ेगा ताकि पूरे एरिया को कवर कर सके। तो जो एरिया को कवर कर सके तो कई ब्रांच में बढ़ जाएगी, तो किसी एक ब्रांच को अगर हम नाम देंगे तो क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल आर्टरी। क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल आर्टरी। देखिए यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं आपको लग रहे होंगे क्या इतना सारा लिख दिए हैं नाम, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है ना। अभी मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगा, वैसे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, फिर से समझिए। तो आपको आर्टरी के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, आर्टरी के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए बस अब एक चीज खाली बची है, बची क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व। क्यों इस टंग को कंट्रोल करने, मैंने यहां बताया कि इसमें टेस्ट बड्स भी होते हैं जो क्रेनियल नर्व जुड़े होते हैं। क्रेनियल नर्व ये हाइपोग्लोसल नर्व में जाके जुड़ती है। कहां जुड़ती है, हाइपो, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये टंग है, ये टेस्ट बड्स हैं, ये यहाँ पे ये गोल सा आया, यहाँ से क्रेनियल नर्व जुड़ी निकली, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने इसे ग्रीन कलर का दिखाया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यही है क्या, हाइपोग्लोसल नर्व। क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व। तो यहां से कौन से, देखिए गस्टेटरी हेड्स निकले, गस्टेटरी हेड से बेसल सेल में इंफॉर्मेशन, बेसल सेल से इंफॉर्मेशन क्रैनियल नर्व में आई, क्रैनियल नर्व ले आकर के हाइपोग्लोसल नर्व को दिए, और हाइपोग्लोसल नर्व जाकर के ब्रेन से जुड़ गई, है ना। पाथ थोड़ा लंबा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। देखिए समझिएगा, फिर से एक बार समझा देता हूं। स्टार्टिंग कहां से, ये टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स में होता है गस्टेटरी हेड्स। गस्टेटरी हेड्स में कोई खाना, कोई फूड पार्ट ला के चिपका, मान लिया तीखा था या मीठा था, जैसा भी था, उसका जो भी टेस्ट था, स्पेसिफिक टेस्ट, ये पहचाना, आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कुछ है भैया, कोई टेस्ट आया है। इसको पता नहीं चला कि कौन सा टेस्ट है, पता तो आपके ब्रेन को चलेगा ना, ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा। इसको पता चला कि कोई टेस्ट तो आया है, इसने क्या किया, भेज दिया, है ना। इसने कहां भेजा, बेसल सेल्स को इंफॉर्मेशन गई, और बेसल सेल से तुरंत ही क्रैनियल नर्व जुड़ी हुई थी, इन्होंने तुरंत इंफॉर्मेशन को ले करके कहां भेजा, हाइपोग्लोसल नर्व के पास। क्यों, क्योंकि ये मोटी सी नर्व भाई, ये सारी ब्रांचेज हैं, क्रैनियल नर्व क्या है, ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज जाकर के मेन शाखा में जुड़ेंगे। जैसे होता नहीं कि बैंक की कई सारी शाखाएं होती हैं, तो सारे बैंक का जो भी कलेक्शन डेटा होता है वो जाकर के मेन हेड ऑफिस में जुड़ता है, ठीक है।
हेड ऑफिस के बाद जो जो पूरे शहर की जो ऑफिस होती है, वो ऑफिस के बाद जो मेन ऑफिस होता है, जो मेन बैंक होता है, मतलब अगर मान लिया एसबीआई को ले तो जैसे मेन ऑफिस कहाँ है एसबीआई की, मुंबई में है, तो वैसे ही इसका जो मेन ऑफिस है कहाँ है, ब्रेन है। तो क्रैनियल नर्व्स ब्रांचेज हैं वो ले आ करके इसको मुख्य शाखा को दिए, मुख्य शाखा यानी कि हाइपोग्लोसल को दिए इंफॉर्मेशन टेस्ट के बारे में, और यही टेस्ट की इंफॉर्मेशन फिर कहाँ पहुंच गई, ब्रेन तक पहुंच जाती है। ठीक है, इससे हमको टेस्ट का पता चल पाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो नर्व्स होते हैं खाली इतना ही नहीं, टच सेंस भी बताते हैं। हमें कोई तकलीफ है, हमारे जीभ में कोई चीज़ चुभाई जा रही है, टंग में कोई चीज़ चुभाई जा रही है या कोई चीज़ चुभ रही है ना, तो उसके बारे में भी, मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो कौन ले जाते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व ले जाते हैं। बाकी कुछ इसमें खास नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। अच्छा, एक और चीज़, इसके अंदर ये वेन्स बहुत पतले पतले थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जिसको बोलते हैं डीप लिंगुअल वेन। हालांकि इसको कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप फिगर में देखेंगे फिर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर नहीं ये तो बताया नहीं मुझे, है ना, तो ये कुछ खास नहीं है। ये सारी ही वेन्स जाके बहुत महीन महीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है, यानी कि बहुत भाई पूरे टंग को कवर करना है वेन से, तो बहुत पतली पतली सी वेन हो गई, जो पतली पतली वेन हो गई इसी को बोलते हैं डीप लिंगुअल वेन, क्योंकि डीप मतलब अंदर तक घुसी रहती है, इसलिए वो किसको क्या बोलेंगे, डीप लिंगुअल वेन बोलेंगे। एक और चीज छूट गई, देखिए ये जो पार्ट है बेसिकली, मैं दूसरा मार्कर ले लूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ब्लैक मार्कर है। देखिए ये जो पार्ट है बेसिकली, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं गैंग्लियन। क्या होता है गैंग्लियन? गैंग्लियन इस टंग के सरफेस को हमारे मुंह के सरफेस यानी कि जॉ के सरफेस से जोड़ने का काम करती है। आप कहोगे सर ये भी आपने बताया था जोड़ने का काम कर, देखिए फ्रेन्यूलम जो होता है जोड़ने का काम तो करता है, इसको कंट्रोल, टंग को कंट्रोल करने का भी काम करता है कौन, फ्रेन्यूलम करता है। लेकिन जो ये गैंग्लियन होता है ये बेसिकली सिर्फ जोड़ने का काम करता है, कंट्रोल करने का या उसे मैनेज करने का काम नहीं करता है। ये सिर्फ कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है, ये कनेक्टिंग चिपका के रखता है हमारी जीभ को ताकि भाग हो ना जाए कहीं। वैसे मुंह खोले गैंग्लियन नहीं है, निकल के भाग गई, ऐसा नहीं होता है, मतलब फिर भी ठीक है, समझिए। इतनी आपको समझ आ गया, आई होप सब क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा रफली पढ़ा रहा हूँ। रफली एक्चुअली देखिए बात ये है ना कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। हम सोच रहे होंगे थोड़ा सा घूम रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी आप फिर भी मुझसे आप क्वेश्चन करिएगा, आप जो है क्वेरी पूछ सकते हैं जो भी समझ में नहीं आया होगा उसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कल का जो टॉपिक हमारा होगा, कल का जो टॉपिक होगा वो होगा फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक। हम तीन चीज़ों में, अगर मैं फेरिंग्स और इसोफेगस थोड़ा लंबा खिंच गया तो मैं स्टमक के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर अगले लेक्चर में हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस वगैरह सिक्रीट होते हैं और सबका फंक्शन अलग अलग होता है ना। आपको मैंने बताया था बोलस से काइम में कन्वर्ट होता है, तो बोलस से काइम में कन्वर्ट होना लगता आसान है लेकिन प्रक्रिया टफ होती है, जटिल होती है, क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन टूटता है ना, तो जा करके फिर सिंपल फॉर्म में बदलता है। तो इसलिए जो है हो सकता है कि अगर मैं स्टमक नहीं पढ़ा पाऊँ तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, लेकिन कल फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हाँ, एक और चीज़ छूट गई थी जो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, एक सेकेंड। चलिए, दिख रहा है? ठीक है, देखिए ये मैंने टीथ का स्ट्रक्चर ऐसे रफली मैंने बना दिया है मैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो स्टार्टिंग का जहाँ तक इनेमल होता है, आपको मैंने इनेमल बताया था, जितने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टीथ का जो लेक्चर देख ले, है ना। इनेमल जो होता है ये ऊपर की आउटर कवरिंग होती है ऐसे, है ना, वो बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। 11 वाला इनेमल वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं, ठीक है। इनेमल से कुछ दूर नीचे तक, जहाँ तक ये मसूड़े, जहाँ तक ये दो पार्ट में, या ये जो दिख रहा है थोड़ा सा जो छोटा सा पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेक, इस पार्ट को बोलते हैं नेक, और इसको बोलते हैं रूट, ठीक है, समझिएगा। तो टीथ के कल मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी गलती से, एक्चुअली ध्यान ही नहीं आया उसके बारे में। ऊपर का जो इनेमल वाला पार्ट है, खास करके इनेमल जितने दूर में इनेमल कवर किया उसको बोलते हैं क्राउन,
जो बहुत ही हार्ड होता है, आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके बाद के पार्ट को बोलते हैं नेक, उसके बाद के पार्ट को बोलते हैं नेक, और उसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज छूट गई थी छोटी सी, वो ये इंसीजर्स, कैनाइंस और प्रीमोलर्स। ध्यान दीजिएगा, इंसीजर्स, इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर्स, देखिए इंसीजर्स, कैनाइंस और प्रीमोलर्स में जो रूट होता है वो सिंगल होता है। क्या होता है? रूट जो होती है वो सिंगल होती है, पतली सी होती है, ऐसे होती है, रूट होती है सिंगल, एक सिंगल रूट नीचे तक आती है। किसमें किसमें? इंसीजर्स में, कैनाइंस में और प्रीमोलर्स में। बट जो मोलर होता है, मोलर ऐसे में बना दूं ये, ठीक है। मोलर जो होता है उसमें 4 रूट होती हैं, 4 मतलब यहां पे 2 दिख रहा है, यहां पे साइड में एक, साइड में एक, ऐसे बना दें। ठीक है, देखिए तो इसमें 4 मतलब एक स्टूल देख रहे हैं, स्टूल देख रहे हैं, स्टूल जैसा स्ट्रक्चर नीचे जो रूट होती है, जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स का जो रूट होता है वो स्टूल जैसा, 4 पैरों वाला स्टूल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका रूट जो होता है। इसमें 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जो प्रीमोलर्स, कैनाइंस और इंसीजर्स होते हैं उसमें सिंगल रूट होता है। ठीक, बस ये 2 चीज़ें कल छूट गई थी और आज मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब टीथ पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैंने लिंगुआ यानी कि जीभ या टंग मैंने पूरी तरह बता दिया है आपको। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको नहीं समझ आया या मुझसे जो गलती से छूट गया है, आप उससे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछें मुझसे। और कल मैं फेरिंग्स के बारे में पढ़ाऊँगा और इसोफेगस, अगर टाइम मिला या टॉपिक लंबा नहीं चला तो मैं स्टमक को पूरा पढ़ा के जाऊँगा या हाफ तो जरूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।